Namaskar class. Good evening all of you. Welcome to the ISC live online session. Today is Tuesday and we are doing the Indian economy, and we have started with the money and banking, in which yesterday we finished the quantitative and qualitative functions of RBI. Today we will see some more further topics related to this RBI's uh, rules and regulations, as well as some other topics which are relevant for the UPSC, for example, liquidity adjustment facility and all those related topics. Well, today's topic, we are starting with the today's, yes guys, any problem? Well, today's topic is, हमने कल क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फंक्शंस कर लिया था. Today's topic is liquidity adjustment facility, LAF. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. हम इससे पहले आपसे जिक्र भी कर चुके थे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. अब ये LAF है क्या? ओके, जैसे मैंने कहा लिक्विडिटी मतलब तरलता मतलब आपके दीज द मनी, ओके, पूंजी, मनी, ओके. तो ये एडजस्ट की जाती है. अब लिक्विडिटी कब एडजस्ट की जाती है? जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो, तब लिक्विडिटी एडजस्ट की जाती है. सिस्टम को देखते हुए लिक्विडिटी एडजस्ट की जाती है. सबसे पहले नरसिम्हन टू कमेटी ने 1998 में रिकमेंडेशन दिया कि सेंट्रल बैंक ने नरसिम्हन टू कमेटी बनाई थी, जो इससे पहले आरबीआई के गवर्नर थे, मैंने आपको लिखवाया भी था. उन्होंने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया कि एक LAF टेक्निक इंडियन सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में अडॉप्ट होनी चाहिए. 1999 में इंटरिम रूप से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को आरबीआई ने शुरू किया, और आगे चल करके 2000 से पूरी तरीके से LAF को इन्होंने लागू कर दिया. अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या होता है क्लास? इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती है. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में दो चीज आती है, रेपो और रिवर्स रेपो. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में दो चीज आती है, रेपो एंड रिवर्स रेपो. रेपो का मतलब होता है रीपरचेज ऑप्शन. रेपो मींस रीपरचेज ऑप्शन, मतलब आप सिक्योरिटी दे रहे हैं या खरीद रहे हैं इस एश्योरेंस पे कि कुछ दिन बाद ये रिवर्स हो जाएगा. मतलब सपोज मैंने आपसे सिक्योरिटी ली, बदले में आपको पैसे दिए, पर ये सिक्योरिटी मैं 14 दिन बाद वापस करूंगा और उसका इंटरेस्ट आपको दूंगा. मतलब मेरे पास रहे, आपने पैसे लिए, ओके, फिर जब मैं आपको वापस करूंगा तो इंटरेस्ट के साथ वापस करूंगा. तो रीपरचेज ऑप्शन है, रेपो एंड रिवर्स रेपो. अब जब बैंक आरबीआई को अपनी सिक्योरिटी देते हैं, बदले में कैश लेते हैं, तो इसे रेपो कहते हैं. और जब आरबीआई बैंकों से करता है तो इसे रिवर्स रेपो कहते हैं. ओके, रेपो और रिवर्स रेपो पे इन जनरल, आई एम अगेन रिपीटिंग गाइज, इन जनरल, ओके, 1% का डिफरेंस होता है. इन जनरल, कई बार आपने देखा होगा इससे भी कम होता है, पर मैं कह रहा हूं इन जनरल. आपको एग्जाम में भी ये लिखना है इन जनरल, क्योंकि कई बार आप देखोगे कि 1% नहीं होता. मतलब जैसे मैं कहने का मतलब ये है, 5% रेपो रेट चल रहा है तो रिवर्स रेपो रेट 4% होगा या 6% होगा. 1% का डिफरेंस होता है रिवर्स रेपो का. ओके, इन जनरल. कई बार होता कि इससे भी कम ज्यादा 0.75 भी अंतर हो जाए, पर इन जनरल कहा जाता 1% का होता है. ओके, अब ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं. जैसे सपोज इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर कैसे कंट्रोल होगा? आपके जब अगर इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो आरबीआई चाहेगा कि बैंकों के पास पैसा कम हो, क्योंकि अगर बैंकों के पास ज्यादा पैसा पड़ा रहेगा वो लोन देते चले जाएंगे. वो कहेगा कि आई विल यू हैव टू परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइंग विद मी. तो आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो बैंक्स परचेज करेंगे, अपने
जो पास जो पैसा है वो कुछ समय के लिए, 1 हफ्ते का रेपो, 10 दिन का रेपो, 14 दिन का रेपो के थ्रू आरबीआई को दे देंगे, लिक्विडिटी कम हो जाएगी बैंकों के पास, इन्फ्लेशन थोड़े दिन के लिए अंदर कूल डाउन हो जाएगा। और ऐसे ही जब आरबीआई को या गवर्नमेंट को इंजेक्ट करना होता है सिस्टम में पैसा, तो वो रिवर्स, तो आरबीआई कहेगा कि तुम्हारे पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी हैं वो हम 14 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हम परचेज कर लेते हैं। आरबीआई अपना पैसा बैंकों को देगा, बैंकों के पास सफिशिएंट और लिक्विडिटी आ जाएगी, बैंक इसे आगे बढ़ा सकते हैं लोन के जरिए। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एक सेंस में एक समय लिक्विडिटी बैंक से आरबीआई के पास जा रही है, दूसरे सेंस में लिक्विडिटी आरबीआई से बैंक के पास आ रही है, शॉर्ट फॉर द शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशंस। क्योंकि अब इसमें पहला चीज है कि भाई बैंक रेट और बाकी चीजों के पास भी तो ऑप्शंस हैं, जैसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव कंट्रोल। तो जैसे मैंने आपको क्लास बताया, क्वांटिटेटिव कंट्रोल एक बहुत मेजर कंट्रोल्स होते हैं, ये हर बार नहीं लागू किए जा सकते। बैंक रेट अगर सरकार हर बार ऊपर नीचे नहीं कर सकती, आरबीआई, ओके, बैंक रेट से इंटरेस्ट रेट बहुत जबरदस्त जुड़े रहता है। यस So what about LTRO? Does that also comes under LAF? लॉन्ग टर्म रेपो ऑप्शंस है। वेल वो मैं अभी इसी में इंक्लूड करूंगा, एलटीआरओ। ओके, अभी जब पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेपो, रेपो एंड लॉन्ग, फिर हम देखेंगे ये लॉन्ग टर्म एलटीआरओ का कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। ओके, तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस रेपो एंड रिवर्स रेपो। हेडिंग डाली क्लास, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। Liquidity adjustment facility, which is also known as liquidity corridor, which is also known as liquidity corridor, is the primary instrument of RBI, is the primary instrument of RBI of RBI for regulating liquidity, for regulating liquidity and transmitting interest rate signals to the market, and transmitting interest rate signals to the market. Full stop. Under liquidity adjustment facility, under liquidity adjustment facility comes repo rate and reverse repo rate, repo rate and reverse repo rate. Full stop. लिखिए, the repo means repurchase option,
repo means repurchase option. Full stop. In India, the repo and reverse repo, the repo and reverse repo concept, the repo and reverse repo concept was adopted by RBI, on the recommendation of Narasimhan II committee. नरसिम्हन नरसिम्हन वन एंड नरसिम्हन टू, दो कमेटी बनी थी एक ही नरसिम्हन के अंदर, जो एक्स आरबीआई गवर्नर रहे हैं. नरसिम्हन टू कमेटी Narasimhan II committee in 1998, on the recommendation of the committee, RBI Please repeat. in 1998, full stop, on the recommendation of the committee, the liquidity adjustment facility, the interim liquidity adjustment facility लिख लीजिए, the interim liquidity adjustment facility was introduced in the year 1999. Was introduced in the year 1999. Later on, LAF was introduced. Later on, LAF was introduced completely from June 2000 onwards. From June 2000 onwards. Onwards. In order to provide a ceiling, ceiling, CILING, and to smoothen the movement of liquidity, full stop.
The liquidity adjustment under liquidity adjustment full stop under liquidity adjustment facility. Liquidity adjustment facility. The liquidity ब्रैकेट में लिख लीजिए मनी is transferred by selling or buying the government securities. By selling or buying the government securities. Buying the government securities via repo rate and reverse repo rate. Via repo rate and reverse repo rate. Repo rate and reverse repo rate. Full stop. देखिए under repo the bank borrow money from RBI. Under repo the bank borrow money from RBI in order to meet short term needs. In order to meet short term needs. So please repeat this line. Under repo, the bank borrow money from RBI in order to meet short-term needs by putting government security as collateral. By putting government security as collateral. Collateral. Full stop. Under reverse repo, RBI borrows money from banks. RBI borrows money from banks by lending securities. Thus, full stop. Thus, repo injects liquidity into the system. Thus, repo injects liquidity into the system. The reverse repo absorbs liquidity from the system. Underline कर दीजिएगा guys. The reverse repo absorbs liquidity from the system. Liquidity from the system. Sir, please. I'm repeating. Thus, I'm repeating the whole line. Thus, repo injects liquidity into the system. The reverse repo absorbs liquidity from the system. Sir, I want to ask one thing. Yeah, could you please speak a bit louder? Sir, can you hear me? Yeah.
So I wanted to ask, like during the COVID crisis right now, हम्म। why has RBI decreased both the repo as well as your reverse repo rate then? Because Okay, okay. I'm telling you. I'm telling you. Okay, let me finish this thing. I will come to the Asha's LTRO. I will come to the your query also. Okay, let me finish this thing. लिखिए class. So one more question. Yeah, Asha So, बोलिए. what are these government securities? आपकी lecture के बाद you can Okay, explain this to me. So, well. government securities can how they are being given See, to the banks and how government for the securities ministry are the forms. government securities. The best example of government securities are treasury bills. Okay, treasury bills, जिसे हम जी सेक कहते हैं. जी फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का शॉर्ट फॉर्म SEC, जी सेक कहते हैं. ओके, मतलब दीज आर द वन ऑफ द मेजर सिक्योरिटीज. गवर्नमेंट को क्लास समय समय पे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है. ओके, अब गवर्नमेंट हर बार अगर बैंक से पैसा उठा लेगी, ओके, तो बैंक में क्रंच हो जाएगा और इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएंगे. तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से फॉर द टाइम बीइंग अपनी सिक्योरिटीज को आरबीआई के थ्रू ऑक्शन करती है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट आर ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल का कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, अब जैसे ट्रेजरी बिल्स हैं, 25,000 की मल्टीपल में ट्रेजरी बिल्स सेल आउट करते हैं. तो हम और आप भी खरीद सकते हैं ट्रेजरी बिल्स. तो क्या होता है कि अब ये गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है आपके, एक तरीके से ये जो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की तरफ से है, सॉवरेन सिक्योरिटी है. तो दीज आर द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट, दीज आर द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट. तो पूरा जब जब ये ऑक्शन होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, तो फाइनेंशियल मार्केट दे यूज टू रश टू परचेज दिस सिक्योरिटी, बिकॉज सबसे सेफ ऑप्शन होता है. इसमें पैसा डूब नहीं सकता. गवर्नमेंट खुद कह रही है चाहे गवर्नमेंट चेंज हो जाए पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा. मतलब सपोज अभी कोई गवर्नमेंट है, उसके बाद फिर से दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, पैसा मिलेगा. तो द मोमेंट जैसे इसकी सिक्योरिटी का ऑक्शंस होता है, तुरंत आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स ये आते हैं और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं. और फॉर द टाइम बीइंग, अब जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट. मनी मार्केट, मैंने आपको शुरुआत के चैप्टर में बताया था कि मनी मार्केट क्या होते हैं. मनी मार्केट वो होती है जिसमें 1 साल से कम का पीरियड होता है. जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ये मैक्सिमम 364 डेज के होते हैं. ट्रेजरी बिल्स 364 डेज के होते हैं. तो 364 दिन के लिए मनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट के पास आ गया. और गवर्नमेंट के पास जब पैसा आ गया तो गवर्नमेंट कैन एक तरीके से आगे जो भी अपने जो काम है, जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए पैसा खर्च कर सकती है. तो ये शॉर्ट टर्म मनी क्रंच को कंप्लीट करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ऐसे ही आरबीआई के पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी रहती हैं, बैंकों के पास भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी रहती हैं. अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों लोग लेते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट. ये कभी भी, जैसे शेयर मार्केट है, आप सपोज आप अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते होंगे तो 2019 तक शेयर मार्केट जूम पे था. इस समय शेयर मार्केट बिल्कुल क्रैश है. ओके, जिन्होंने एक तरीके से लाखों रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे थे 2019, अब वो लाखों रुपए आज बहुत कम हो रहा है. तो शेयर मार्केट, शेयर्स आर आल्सो अ सिक्योरिटी. शेयर्स भी सिक्योरिटी हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट. मार्केट दो तरह की होती है फाइनेंस में, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट वो मार्केट को कहते हैं जो जिसमें 1 साल से कम समय का लेन देन हो. कैपिटल मार्केट वो उसको कहते हैं जिसमें 1 साल से ऊपर का लेन देन हो. शेयर मार्केट कैपिटल मार्केट के पार्ट आ जाता है. ओके, तो अभी फिलहाल टाइम बीइंग में आशा आप ये समझ लीजिए, मतलब जो मैंने आपको बताया, ट्रेजरी बिल्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के. ओके, और ये सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. गवर्नमेंट इसे क्यों इशू करती है? इन ऑर्डर टू फिल द मनी क्रंच. जो गवर्नमेंट के पास कुछ समय के लिए, सी गाइस, मैं आपको हमेशा बता चुका हूं, इकोनॉमी के लेक्चर में बताता भी रहूंगा कि इंडिया के पास कैपिटल नहीं है.
इंडिया के पास ज्यादा कैपिटल नहीं, इसलिए हमारे क्या इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। मैं फिर से अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया वाली न्यूज को रिपीट करूंगा कि अभी इस कोविड क्राइसिस ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सर्वे किया था, उसने रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 50% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अगर मंथली कमाए ना तो दे कांट ईट, दे कांट फीड देयर फैमिली। 50% ऑफ द पॉपुलेशन। तो दैट्स व्हाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया में करीब करीब ओनली 1.5% पीपल हैव कार्स। नीति आयोग का भी स्टेटमेंट रहा है 1.5, और मैंने तो बल्कि आपको 2% बोला था, बट नीति आयोग कैलकुलेट करके 1.5, बल्कि शायद प्रशांत कह रहा था लेस देन 1%। ओके, तो द थिंग इज दैट गाइस, इंडिया में मतलब if you are taking the classes, if you have the four wheelers, then you are living in the life of luxury. Okay, वो इन जनरल हम ये समझ लेते हैं कि जैसा हम हैं वैसे सभी हैं। ओके, वैसा कंडीशन नहीं है इंडिया में। So one more security question. So one more securities question. So अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि इंडिया हैज परचेज्ड यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो वो भी सिमिलर है ऐसे ये वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से? वेल मैं आऊंगा, ये सब चीज पढ़ाऊंगा, इसमें सारे सिक्योरिटीज के टॉपिक कवर हो जाएंगे। ओके, मैंने कहा ना, अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करती है, वैसे फेड सिक्योरिटीज होती है, इन्हें फेड सिक्योरिटीज कहा जाता है। फेडरल रिजर्व्स, वहां के फेडरल रिजर्व्स सिक्योरिटी सेल करते हैं। और ये फेडरल रिजर्व्स क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट सेल कर रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट बाइंड होती है देने के लिए, तो दीज फेडरल सिक्योरिटीज आर आल्सो वेरी वेरी सेफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो कई बार क्या होता है कि इन ऑर्डर टू, मतलब जैसे सपोज आपके पास सरप्लस अमाउंट पड़ा है, तो आप उस सरप्लस अमाउंट को एक तरीके से उसे फेड सिक्योरिटी या आपके यूएस सिक्योरिटी में परचेज कर लेते हैं, बिकॉज खाली पड़ा पैसा तो आपको डिप्रिशिएट ही करेगा, आगे चल के आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट ये इंटरनेशनल परचेजिंग का है। मैं आपको इस चीज को इंट्रोड्यूस करूंगा व्हेन आई विल टेक द शेयर मार्केट, क्योंकि फेड सिक्योरिटी या जब यूएस की जो सिक्योरिटीज होती हैं उसका डायरेक्ट बेयरिंग होता है भारत के शेयर मार्केट में। फेड सिक्योरिटी जो अमेरिकन सिक्योरिटी आपने बोले, उसका डायरेक्ट बेयरिंग होता है इंडिया के शेयर मार्केट पे। क्यों? एफआईआई जो इंडिया, अगर फेड रिजर्व्स ने अपने इंटरेस्ट बढ़ाता है तो जितने एफआईआई इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं उनमें से कुछ एफआईआई यू टर्न होकर के फेड रिजर्व में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि टू गार्नर मोर इंटरेस्ट रिटर्न्स। अब क्या होता है, इंडिया में एफआईआई कम हो जाता है। जब इंडिया में एफआईआई कम हो जाता है, डॉलर कम आ रहे हैं, रुपया नीचे गिरता चला जाता है। दैट्स व्हाई गाइस, मतलब इकोनॉमी इज अ वेरी वंडरफुल थिंग, ऑल थिंग्स आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, अभी यहाँ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का इकोनॉमी बैकग्राउंड नहीं है, ओके, तो उनको हमें सेगमेंट वाइज इकोनॉमी पढ़ानी पड़ रही है। अदरवाइज मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट ऐसे जाल से जुड़े हुए हैं ना कि अगर एक टॉपिक हो, जैसे आपने कहा सिक्योरिटी, मैं ये सारा टॉपिक पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या आया, सब चीज पढ़ाऊंगा, बट एट अ रेलेवेंट टाइम। ये मनी मार्केट में ही डिस्कस होगा, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स। ये ट्रेजरी बिल्स होते क्या हैं, और भी तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, ओके, मतलब एक तरीके से कॉमर्शियल पेपर्स, बहुत तरह की चीजें होती हैं। ओके, आई विल टेक वन बाय वन। एक्चुअली गाइस, मैं ये सब अभी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता ना, क्योंकि बिकॉज मैनी पीपल विल गो अरे, मतलब आप कई स्टूडेंट्स भटक सकते हैं। वो क्या करेंगे, अच्छा सर से मेरे से सुना, तुरंत नेट से सर्च करेंगे। गाइस, जब तक आपका बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे ना, तो आप किस तरीके से आप चीजों करोगे। ओके, हाँ, यस। So these the federal securities that were bought, are they bought from the forex reserve of the country? Because in general, हाँ, डॉलर that the forex reserve has decreased a bit or something like that. Yes. अब जैसे फॉर एग्जांपल, see guys, you people are forcing me to disclose more and more. Okay, इकोनॉमी, मतलब क्लास में, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपको बताने का। ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी ना इन्फ्लेशन को जन्म दे देता है। इफ यू हैव मोर फॉरेन एक्सचेंज ना, इफ यू हैव मोर फॉरेन रिजर्व्स,
इफ यू मोर फॉरेन एक्सचेंज, आपका विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज्यादा है, तो एप्रिशिएट करेगी, मनी एप्रिशिएट कर जाएगा। अब जब मनी एप्रिशिएट कर जाएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एनीवन इन द क्लास? आई नो इट्स टफ क्वेश्चन बट फिर भी, और माइंड यू क्वेश्चन आ चुका है आपके यूपीएससी में। जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो जाता है, 2006 में आरबीआई ने किया था, इसे कहते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ करेंसी। कॉन्सेप्ट बहुत हैं गाइस, इकोनॉमी के बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं कब कह रहा हूं, मैं आपको इकोनॉमी बिल्कुल पॉलिटी की तरह एबीसीडी पढ़ा दूंगा इकोनॉमी की। यहाँ इसे कहते हैं स्टरलाइजेशन ऑफ करेंसी। जब एक्सेसिव, जैसे सपोज आपके पास अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व्स है और आपके पास एफआई भी जबरदस्त आ रहा है, आपके पास एक्सपोर्ट्स भी अच्छे हो रहे हैं, आपके पास डॉलर ही डॉलर आता जा रहा है। अब जब डॉलर आ रहा है तो रुपया अप्रिशिएट करेगा, समझ में आया? जब डॉलर आ रहा है तो रुपीज अप्रिशिएट करेगा। अब जब रुपया अप्रिशिएट करेगा तो किसको लॉस होगा? एक्सपोर्टर्स को लॉस होगा। रुपया अप्रिशिएट करेगा तो एक्सपोर्टर्स को लॉस होगा, नहीं होगा? आई होप कई स्टूडेंट नहीं समझ पाए होंगे। ओके, लेट अस सी दिस थिंग। सर बट चाइना के साथ तो वाज अ सिमिलर सिचुएशन ना? यस 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 यस, कि अभी उनके पास डॉलर का रिजर्व बहुत ज्यादा है, पर वो एक्सपोर्ट तो चाइना अच्छा कैप खासा करता है, कर रहे हैं सर। चाइना कैप करता Okay. है। ओके, जस्ट दैट्स व्हाई हो सकता है क्लास आज थोड़ा सा, क्योंकि मैं इन कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम ये लग जाए, पर ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी है। ओके, इफ दिस इज अ इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब समझ लीजिए कंट्री है, तो कंट्री में ध्यान रखिएगा, खासतौर से मैं उन पे कह रहा हूं जिनके इकोनॉमी बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है, उनको समझाने के लिए कह रहा हूं। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी का एक उसूल है, एक रूल है, जब कभी बाहर से डॉलर आता है या फॉरेन एक्सचेंज आता है, डॉलर, पाउंड, यूरो, जब कभी डॉलर आता है बाहर से, तो ये रूल है कि लोकल करेंसी, चाहे वो इंडिया की हो, चाइना की हो, वो एप्रिशिएट करती है। लोकल करेंसी एप्रिशिएट करती है। तो अब जैसे सर्जना ने क्वेश्चन पूछा और आशा का क्वेश्चन एक तरह से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, कि आशा ने पूछा कि सर अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने फेड रिजर्व्स में इन्वेस्ट किया, इससे फेड सिक्योरिटी में। सर्जना ने कहा कि सर वो फॉरेन एक्सचेंज से करते हैं। अब हम सब ये जानते हैं गाइज, इन दिनों इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा खासा आ रहा है, एग्री और नॉट एग्री, पिछले 5-6 महीनों में ठीक ठाक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहा है। अब एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आप कभी करते हैं तो वो एक तरीके इकोनॉमी को हर्ट करता है। अब इकोनॉमी को कैसे हर्ट करेगा? जब रुपया अप्रिशिएट होगा तो क्लास एक्सपोर्टर्स लॉस में होंगे। अब समझ लीजिए क्लास, एक तरीके से मैं आपको बिल्कुल आम भाषा में समझा रहा हूं। ओके, अब क्योंकि गाइस वी आर गोइंग लाइव, तो मैं किसी कंपनी पे ना लेकर मैं अपने पर ले रहा हूं। सपोज मैं अपना डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम डीएलपी, सपोज मैं अपना डीएलपी, मेरा इंस्टीट्यूट का डीएलपी $1 में देता हूं, मैं अपना डीएलपी $1 में देता हूं इंटरनेशनल, ठीक है? तो इस समय $1 बराबर 75 रुपए चल रहा, ठीक है? $1 बराबर 75 रुपए चल रहा। तो अगर रुपया अप्रिशिएट किया तो मतलब $1 बराबर 70 रुपए हो गया, अप्रिशिएट किया ना, मतलब उसकी कीमत बढ़ गई डॉलर के हिसाब से, 70 रुपए हो गई। तो मैं उसी डीएलपी को मेरे को कितने रुपए मिल रहे हैं? $1 बराबर 70 रुपए। सेम डीएलपी, सेम चीज, सेम क्वांटिटी, रुपया अप्रिशिएट किया, किसको घाटा हुआ? एक्सपोर्टर्स को। इसलिए जो एक्सपोर्टर्स होते हैं वो यही प्रार्थना करते रहते हैं रुपया गिर जाए और गिरे। और अगर रुपया गिरता सपोज 75 का 80 हो जाता है तो मेरे को कितना मिलेगा? $1 बराबर 80। ये जो मैंने अभी लिखा, ये समझ में आया? यहां जितने लोग बैठे हैं, 33 लोग बैठे हैं, ये समझ में आया? मैंने आपको ये बताया क्यों जब रुपया अप्रिशिएट करेगा एक्सपोर्टर्स क्यों लॉस में रहेंगे। अब आशा का क्वेश्चन आता है। आशा कहते हैं कि सर चाइना भी तो एक्सपोर्ट करता, चाइना तो मेजर एक्सपोर्टर कंट्री है, वर्ल्ड एक्सपोर्टर है, लेवल का एक्सपोर्टर है, उसको क्यों नहीं नुकसान होता है?
गाइस चाइना वो करता है, इसे कहते हैं कैपिंग ऑफ करेंसी। चाइना अपने युआन को कैप करके रखता है, और इस चाइना और अमेरिका के बीच में टसल को ही हम कहते हैं करेंसी वॉर। वी विल टेक दिस थिंग करेंसी वॉर। ये करेंसी वॉर क्या है? इसलिए गाइस इकोनॉमी थोड़ी सी ना, मतलब इन जनरल मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा बगैर किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिए हुए, मतलब यहाँ लोकल है, लोग इकोनॉमी से भागते हैं इंस्टीट्यूट वाले, क्योंकि इकोनॉमी के पॉलिटी लोग बस 3 सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी। आप देख लो इकोनॉमी वो छोटा छोटा पढ़ाते। इकोनॉमी जैसे डिस्कस कहाँ हो रहा था, आप जैसे इतने हाई फाई स्टूडेंट्स, मतलब जो काफी वेल नॉलेज स्टूडेंट्स टॉपिक्स को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग लिटरली, बिकॉज इससे क्या होता है क्लास, नॉलेज बहुत बढ़ती। ओके तो सर्जना समझ में आया कि जो अब जैसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज क्या करेगा, इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा करेगा, तो गवर्नमेंट उस फॉरेन एक्सचेंज को यूटिलाइज करेगी, तो फेड रिजर्व में कर देगी। अब चाइना के पास क्या है, चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज का भंडार पड़ा हुआ है, प्लस एक्सपोर्ट करने से भी डॉलर्स आ रहे हैं। तो चाइना इन फॉरेन एक्सचेंज का से एसपीवी बनाता है। इकोनॉमी का एक और कॉन्सेप्ट, स्पेशल पर्पस व्हीकल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल? उससे क्या होता है कि द थिंग इज दैट कि आप कोई खास प्रोजेक्ट, अब जैसे फॉर एग्जांपल चाइना के पास कहां से इतना पैसा आ जाता है कि वो तिब्बत तक रेलवे बना चुका है। उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा है, प्लस एक्सपोर्ट से भी उसके पास डॉलर आते जा रहे हैं। लिखिए, in general the reverse repo is, in general the reverse repo is 1% below repo rate. (1% below repo rate). Please repeat, sir. In general, the reverse repo is 1% below repo rate. पर ध्यान दीजिए, मैंने बोला इन जनरल, कई बार आप देखोगे नहीं भी होता है। ओके, लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन। The RBI make decisions regarding repo rate on the basis of prevalent market conditions, and relevant factors, on the basis of prevalent market conditions and relevant factors देखिए, RBI conducts repo auctions and reverse repo auctions
RBI conducts repo auctions and reverse repo auctions on daily basis. Repo auctions and reverse repo auctions on daily basis from Monday to Friday. From Monday to Friday, except holidays. From Monday to Friday, except holidays. Friday except holidays. The tenure of repo is 7 working days. The tenure of repo is 7 working days. Working days. Full stop. Under LAF facility, banks have to bid. Under LAF facility, banks have to bid for a minimum amount of 5 crore. For a minimum amount of 5 crore or multiple thereof. Or multiple thereof. Minimum amount of 5 crore और मल्टीपल देयर ऑफ, मतलब बैंक को 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 25 करोड़ इसके हिसाब से बिड लगानी पड़ती है. मिनिमम 5 करोड़ तो लेना ही, मतलब ट्रांसफर करना है या लेना है. ओके, या 10 करोड़ ट्रांसफर करना है या लेना है. ओके, और मल्टीपल देयर ऑफ. all scheduled commercial banks RRB बोले तो रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs can participate in repo option, can participate in repo auctions. First stop. There is no limit of borrowing. There is no limit for borrowing. Bank can borrow as much as they want. Bank can borrow as much as they want. Bank can borrow as much as they want. It is to be noted that only Government of India dated securities, और ट्रेजरी बिल्स, जिसे टी बिल्स भी कहा जाता है, जी सेक भी कहा जाता है, ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स. Sir, what would you say? Government of India dated 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 securities और ट्रेजरी बिल्स are used for collateral under LAF, are used for collateral under LAF. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, हो सकता है यूपीएससी में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन जाए.
बैंक कैन नॉट प्लेज सिक्योरिटी फ्रॉम SLR कोटा. Banks cannot pledge security from their SLR quota. From their SLR quota to borrow from this window. To borrow from this window. SLR कोटे का आप प्लेज नहीं कर नहीं सकते. SLR कोटा आपको मेंटेन रखना पड़ेगा. उससे आप सिक्योरिटी लेकर के रेपो पर पैसा नहीं खरीद ले सकते. ओके, लिखिए नेक्स्ट लाइन. रेपो and reverse repo are also known as ready forward contract. Are also known as ready forward contract. First stop. It is to be noted that Please repeat last line. Repo and reverse repo are also known as ready forward contract. Ready forward contract. अब एक चीज ध्यान दीजिएगा क्लास. बैंक रेट और रेपो रेट अगर देखा जाए एक तरीके से एक ही है. बैंक रेट में जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है, बैंक आरबीआई के पास जाता है, आरबीआई उससे इंटरेस्ट पे पैसा देता है. ऐसे ही रेपो में वो अब एक तरीके से अपनी सिक्योरिटी आरबीआई को देता है और उसके बदले में आरबीआई पैसा देता है, उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट? उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. उत्तराखंड पीसीएस मेंस के लिए डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट. तो गाइस बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों में रीफाइनेंस है. दोनों में रीफाइनेंस है. बैंक के पास पैसे खत्म हो गए, आरबीआई के पास जाएगा कि सर जी हमें 100 करोड़ रुपए और चाहिए. आरबीआई कहेगा इतना % इंटरेस्ट चल रहा है, 100 करोड़ रुपए दे देंगे हम आपको. रेपो में जाएगा कि हमें सर 50 करोड़ रुपए और चाहिए, इतना % इंटरेस्ट चल रहा है, आप लीजिए 50 करोड़ रुपए ले लीजिए. आपको कोलेटरल देना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ बैंक रेट और रेपो रेट में? बेसिक डिफरेंस है गाइस. बैंक रेट लॉन्ग टर्म का होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म का होता है. बेसिक डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन. बैंक रेट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं किया जाता, रेपो रेट adjust. That's why the main purpose why the repo rate was introduced, it is because in order to control the short term fluctuation of liquidity. Short term fluctuation of liquidity को कंट्रोल करने के लिए ही रेपो है. ठीक है. अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सपोज बैंक के पास बैंक रेट से पैसे लिए खत्म हो गए, रेपो रेट से भी पैसे लिए खत्म हो गए, फिर क्या करेगा बैंक? यस, मतलब इतने ज्यादा ग्राहक आए, इतने ज्यादा कस्टमर्स आए, बैंक रेट से जो पैसे लिए वो भी खत्म हो गए, रेपो रेट से भी जो पैसे लिए फिर भी वो भी खत्म हो गए, फिर क्या करेगा बैंक? सर क्या वो आरबीआई से लेगा? लेगा, पर क्या लेगा, कैसे लेगा? कोई प्रोसेस होगा. सर सिक्योरिटीज वापस देके सर. That process known as marginal standing facility, MSF. ओके, क्लियर है गाइस? ओके, आई होप, उम्मीद करता हूं सर्जना को मालूम था. ओके, MSF. अब देखिए गाइस यही चीज है. अब आप नहीं भूलोगे.
मैं आपको बस वही चीज बताना चाहता हूं, ये चीज आपके दिमाग में परमानेंट रहे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आपको मैंने कॉमन भाषा में बताया, बैंक रेट से जो पहले पैसे थे वो भी खत्म हो गए, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ, रेपो रेट से भी जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। बैंक फिर आरबीआई से जाएगा, तो बैंक आरबीआई कहेगा ओके ठीक है, आप मेरे पास फिर आ रहे हो, हम आपको पैसा देंगे, पर 5 करोड़ नहीं, 1 करोड़। 1 करोड़, ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम टॉपिक एमएसएफ ला रहे हैं। 1 करोड़। और इसमें सब लोग अलाउ भी नहीं है, सब लोग नहीं अलाउ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही अलाउ है। नो एनबीएफसीज, नो आरआरबीज, नो कोऑपरेटिव, सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी, यही सब अलाउ है। एमएसएफ में बाकी लोग नहीं अलाउ है, एमएसएफ में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। ओके, दूसरा, एमएसएफ रेपो रेट पे 1% ऊपर होता है, पीनल चार्जेस, पेनल्टी होती है कि आपने सही तरीके से नहीं मैनेज कर पाए तो 1% और एक्स्ट्रा दीजिए हमें। समझ में आया? पहले खत्म कर लेते फिर एमएसएफ शुरू करते। लिखिए क्लास, लिखिए, डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। Please, can you repeat after it is to be noted that? Okay, it is to be noted that uh, that both repo and bank rate, both repo and bank rate performs the same functions, that is, they provide refinance facility to the government, to the banks. That is, they provide refinance facility to the banks. Refinance facility to the banks. देखिए, however, the major difference between bank rate and the repo rate, however, the major difference between the bank rate and the repo rate is that the bank rate rate is for a long term. Bank rate is for a long term measure. Bank rate is for a long term measure and is governed by long term monetary policies, and is governed by long term monetary policies full stop. While repo rate
by repo rate is a short-term measure is a short-term measure, and it refers to short-term loans, and it refers to short-term loans and used for controlling the amount of money in the market. Short-term loans and used for controlling the amount of money in the market. Controlling the amount of money in the market. Full stop. तो चीजें क्लियर हुई गाइस, व्हाट इज रेपो रेट, व्हाट इज बैंक रेट, ये सारी चीज क्लियर। हेडिंग वाली क्लास मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, marginal standing facility, So MSF. could you tell me why the repo and the reverse repo both have been decreased? Okay, yes. Sarjana, let me finish this. मैं जैसे I will wind up the lecture now, I will let you know. Okay, Sure. I will let you know. Okay. Marginal standing facility. Let me finish with this marginal standing facility. लिखिए क्लास, marginal standing facility और MSF, marginal standing facility और MSF is a window for banks to borrow from RBI, in an emergency when interbank liquidity dries up completely. When interbank liquidity dries up completely. When interbank liquidity dries up completely, the MSF scheme was launched by RBI in its monetary policy of 2011-12. Please repeat, sir. It was introduced by RBI. MSF scheme was introduced by RBI in its monetary policy of 2011-12. Of 11-12. Full stop. It is to be noted that Sir, in 2011-12. It is to be noted that the MSF is a penal rate.
The MSF is a penal rate. It is to be noted that the MSF is a penal rate it is a penal rate at which bank can borrow money from RBI, at which bank can borrow money from RBI money from RBI when they completely exhausted all their liquidity, when they completely exhausted all their liquidity exhausted all their liquidity all their liquidity, full stop. The repo rate, oh I'm sorry, the MSF, not repo rate, is a overnight liquidity support, is a overnight liquidity support provided by RBI overnight liquidity support provided by RBI to commercial banks, at 1% above repo rate, at 1% above repo rate. Under MSF, a bank can borrow minimum ₹1 crore. उसमें क्या होता है, रेपो में 5 करोड़. Under MSF, a bank can borrow minimum ₹1 crore. The bank can use securities from SLR quota. The bank can even use securities from their SLR quota. From their SLR quota. So stop. There is a cap on borrowing under MSF. There is a cap on borrowing under MSF. अंडर एमएसएफ, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास, रेपो रेट में कोई कैप नहीं है, 5-5 करोड़ में कितना भी बोरो कर लो, ठीक है, पर यहां पे कैप है. देयर इज अ कैप फॉर बोरोइंग अंडर एमएसएफ. A commercial bank can borrow 2% to 3%, 2%-3% of NTDL, 2%-3% of NTDL, net time and demand liabilities. 2%
-3% ऑफ NTDL। आई होप ये तो समझ गए होंगे। NTDL, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज, मतलब कितना टोटल सेविंग और कितना FD/RD का कुल मिलाकर कितना है। टाइम लायबिलिटीज मतलब FD/RD, और डिमांड लायबिलिटीज मतलब सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जो कभी भी डिमांड से पैसे निकाल सकते हैं। ATM क्या हुआ, आपका डिमांड अकाउंट है, डिमांड लायबिलिटी है। और RD/FD क्या हुई, टाइम लायबिलिटी बैंक की। आपने 1 साल की FD करा दी, 1 साल बाद बैंक आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा देगी। तो 2%-3% ऑफ NTDL, नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। मोर ओवर अनलाइक रेपो, all banks and financial institutions are not allowed under MSF. All banks and financial institutions are not allowed under to avail MSF. Only scheduled commercial bank can borrow under this window. Only scheduled commercial bank can borrow under this window. So please repeat after allowed. Are not allowed under this window. Only scheduled commercial banks can borrow. Excuse me, sir. Yes. Sir, what are scheduled commercial banks? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो RBI के सेकंड शेड्यूल्स में बैंक्स दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जितने प्राइवेट और जितने मेजर सरकारी और प्राइवेट बैंक्स हैं, SBI और आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, ICI, HDFC, ये सेकंड शेड्यूल में दे रखे हैं। जो बैंक सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड हैं RBI के, वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं। Okay, sir. Thank you. ओके, देखिए, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो अंडर दिस विंडो। No other financial institutions like RRB, Cooperative Bank, NBFC are not allowed. RRB, Cooperative Bank, NBFCs are not allowed. Full stop. The purpose of MSF facility, is especially created to help the banks to solve short-term cash mismatch. Short-term cash mismatch. Cash mismatch. Full stop. क्लियर है गाइस? तो अब यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड काफी सारी चीजें हैं। पहला, किस साल लॉन्च हुए MSF, ओके, और डिफरेंस बिटवीन रेपो और MSF, ये सब चीजें याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चीजें क्लियर हैं? तो आज रेपो और MSF क्लियर हुआ। मैं एक दो टॉपिक और करना चाहता था, बट बिकॉज गाइस थोड़ा टाइम हमारे पास लिमिटेड रहता है और चीजें कई बार एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा हो जाती है। ओके, नो इश्यूज, वी कैन कवर इट टुमारो। And now coming back to the Sarjana's question. Sarjana, आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई इस कोविड क्राइसिस में RBI ने क्यों रेपो रेट कम की है, ओके, मतलब कायदे से रेपो और रिवर्स रेपो क्यों काटा। ओके, मेन पर्पस RBI का जो
इन जनरल आपके न्यूज एनालिसिस में निकल के आया, एडिटोरियल में जो हमने भी पढ़ा कि एज पर द आरबीआई गवर्नर, the RBI really wants that bank should keep minimum amount with the RBI. Bank should keep maximum amount with themselves, because you know these are the hard days. इंडियन इकोनॉमी कभी भी इतनी डाउन टर्न नहीं रही जितनी इकोनॉमी इस समय डाउन टर्न है. इस समय जितनी इकोनॉमी डाउन टर्न है इतनी इंडियन इकोनॉमी कभी डाउन टर्न नहीं रही. रेसेशंस आ रहे हैं, लोगों का जॉब खत्म हो रहा है, लोग लेड ऑफ किए जा रहे हैं. ओके, तो डिमांड कम बढ़ रही है. तो जस्ट टू हैव द बैंक द सफिशिएंट फंड्स, तो दैट्स व्हाई द आरबीआई मेड द रिवर्स रेपो unattractive, that the bank should not park their excessive funds with the RBI. They should keep that funds with themselves, so that there should be a sufficient amount of funds with the banks, okay, and they can lend these funds in terms of loans, because you know since May the central government has launched many of the these easy or soft loan schemes. So that's why it is on the, we can say that on the directions of central government, the RBI in such pandemic, in such crisis, the RBI ने अपने रिवर्स रेपो को स्लैश करके रखा है. क्लियर है? ओके.